हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जिसकी डेट आ चुकी है 21 अगस्त से आपके एग्ज़ाम हैं और कंप्लीट मतलब अब ये फाइनल है और किसी भी चीज़ पर आप ध्यान ना दे करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो री एग्ज़ाम जो होने वाला है, पेपर फर्स्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा प्रणाली हमारी यूनिट 10 चल रही है। इससे पहले हम और भी कई यूनिट्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस तो ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी से यूजीसी नेट या टीजीटी पीजीटी या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़े चैनल से। यहाँ से आपको मतलब कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अभी क्या है कि आपको कुछ मैंने क्लासेस दी हैं यूजीसी नेट के लिए, लेकिन आगे जो यूजीसी नेट दिसंबर का पेपर होगा हम उसके लिए कंप्लीट पढ़ेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। इतने सारे बच्चे देखते हैं, लाइक सिर्फ 4-5 ही आते हैं, है ना। देखते भी हैं और फिर भी लाइक नहीं करते हैं, तो ऐसा ना किया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर कर दिया करें। चलते हैं आगे। हम उच्चतर शिक्षा से संबंधित योजनाओं को पढ़ेंगे। कुछ योजनाएं हम कल की वीडियो में देख चुके थे और आगे कुछ योजनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखी हैं। और इसके बाद हम फिर एमसीक्यू कर लेंगे, क्योंकि कल एक कमेंट आया था किसी का, तो उन्होंने बोला था पीवाईक्यू कराने के लिए, तो हम ज़रूर कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कराऊंगी हिंदी और मतलब दोनों एग्ज़ाम्स की। तो शिक्षा के लिए निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा के लिए निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो यह परियोजना शैक्षिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। जो निशुल्क एवं मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, ये जो परियोजना है वो शैक्षिक संस्थानों में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। आईआईटी मुंबई इस परियोजना की नोडल एजेंसी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आईआईटी मुंबई है ये क्या है, इस परियोजना की नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं विद्वान। ये वो विद्वान नहीं है जो मतलब पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, ये विद्वान एक परियोजना का ही नाम है। तो हम देखते हैं क्या है, यह एक विशेषज्ञ डेटाबेस है जो भारत और विदेशों में अग्रणी शैक्षिक और शोध संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों संकाय सदस्यों और अनुसंधान वैज्ञानिकों की प्रोफाइल को एकत्रित करता है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है विद्वान जो विशेषज्ञों को क्या करता है, कलेक्ट करता है, उनकी सबकी प्रोफाइल को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, ताकि वो किसी भी मतलब एक अच्छे उद्देश्य के लिए उनका क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी से तो आप समझते ही हैं क्या होती है। शिक्षा मंत्रालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूह को एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थाओं निकायों में सभी मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकत्रित करना। तो जो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है इसका उद्देश्य क्या है, सभी लोगों में विभिन्न उपयोगकर्ता समूह को, मतलब अलग अलग जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उन सबको एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना। तो ये राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर टॉक टू ए टीचर। टॉक का मतलब होता है बात करना, मतलब एक टीचर से बात करना। तो आईआईटी मुंबई द्वारा तैयार किया गया कार्यक्रम है ये टॉक टू ए टीचर। उद्देश्य है इसका देश भर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। टॉक टू ए टीचर का उद्देश्य क्या है, देश भर के जो भी शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनको विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। इस प्रोजेक्ट में अमृता विश्वविद्यालय भी क्या है, भागीदार है, ये भी ध्यान रखेंगे। आस्क ए क्वेश्चन में क्या है कि यह प्रश्न उत्तर आधारित एक प्लेटफॉर्म है। आस्क के क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। इसमें क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म पर जो बच्चे किसी को डाउट होता है इंजीनियरिंग और साइंस के क्षेत्र में, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है और उसका जवाब उन्हें मिल जाता है। आईआईटी मुंबई के जो संकाय सदस्य हैं वो इसका क्या देते हैं, उन बच्चों के जो भी मतलब परेशानी होती है, जो भी क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उनका आंसर देते हैं।
उच्चतर आविष्कार योजना, तो उच्चतर आविष्कार योजना में क्या है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उच्चतर आविष्कार योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2015 में। इस योजना का जो मुख्य कार्य है वो है भारत और भारत के बाहर, भारत में तो है ही है बल्कि भारत के बाहर भी विदेशों में शिक्षा और उद्योगों के मध्य सहयोग स्थापित करना। ये किसका उद्देश्य है, तो उच्चतर आविष्कार योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो कौन सी है, ईशान उदय योजना। ईशान उदय योजना यूजीसी द्वारा वर्ष 2014-15 के शैक्षिक सत्र से, मतलब 2014-15 का जो सत्र था उसमें पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए, पूर्वोत्तर आप समझते ही होंगे, हमारा जो भारत है उसके जो भी पूर्वी जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, है ना, मेघालय और ये सिक्किम हो गया, और इधर ये त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये सारे हमारे पूर्वोत्तर भारत कहा जाता है इनको। इनके विद्यार्थियों के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। मतलब उनको क्या दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है पढ़ाई करने के लिए। तो इसका नाम है ईशान उदय। ईशान का मतलब वैसे भी पूर्व होता है, तो इसको तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारी जो योजना है उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो हमारे गांव हैं, उनमें प्रौद्योगिकी अंतर को दूर करने के लिए इस अभियान के अंतर्गत सभी तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थान 5 गांवों को गोद लेंगे और उनके नवाचार की योजना तैयार करेंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के जो संस्थान हैं, तकनीकी और उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, यानी कि हायर एजुकेशन, जो भी वहाँ पर कॉलेजेस वगैरह हैं, उनको उनके इस प्रकार के 5 गांवों को गोद लेने की बात की गई है और उनके नवाचार की योजना क्या करेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है। ई पाठशाला, तो ई पाठशाला क्या है, एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो वीडियो, आवश्यक पत्रिकाओं सहित सभी इस शैक्षिक संसाधनों और अन्य मुद्रण और गैर मुद्रण सामग्री की प्रदर्शन, मंजूसा और विस्तारण के लिए ई पाठशाला का निर्माण किया गया है। ई पाठशाला का मतलब है कि यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा इसको तैयार किया गया है, निर्माण किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें जो भी संसाधन होते हैं, शैक्षिक संसाधन, जिसमें जो टीचिंग एड्स होते हैं, जिनमें हेल्प ली जाती है पढ़ाने में, ऑडियो वीडियो या फिर पत्रिका या फिर जो और भी मतलब प्रिंटेड सामग्री या फिर नॉन प्रिंटेड सामग्री जो होती है, उन सबको मिला करके उन सबके विस्तारण के लिए ई पाठशाला का क्या किया गया है, निर्माण। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इस अभियान का शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा 9 जुलाई 2015 को किया गया था। कब किया गया था, 9 जुलाई 2015 को किया गया था। यह 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहित करने की एक पहल है। जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, इस अभियान का शुभारंभ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था 9 जुलाई 2015 को, और यह 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में प्रोत्साहित करने की एक पहल है। उड़ान परियोजना, तो उड़ान परियोजना में क्या होता है, सीबीएसई ने 11वीं में 12वीं की बालिकाओं के लिए वर्ष 2014 में शुरू की इस परियोजना मतलब सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं की बालिकाओं के लिए ये उड़ान परियोजना जो है वो किसके लिए, ओनली गर्ल्स के लिए, ये भी ध्यान रखना। और ये 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी उड़ान परियोजना की। इस परियोजना के अंतर्गत जी मुख्य, आप जानते हैं जो जेई मेंस की परीक्षा होती है, जेई एडवांस की जो परीक्षा होती है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई परीक्षा है, आप जानते हैं इसको बाद में आईआईटी कॉलेज वगैरह, आईआईटी की तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो ये परीक्षा देते हैं। तो उनकी प्रवेश परीक्षा और साथ ही अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज और संस्थानों में दाखिले की तैयारी हेतु जो पात्र होती हैं लड़कियां, उनका मार्गदर्शन करना और उनको प्रशिक्षण के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, ये किसका काम है, तो ये उड़ान परियोजना का। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एजुकेशन, ये राइज परियोजना है जो कि 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी, बस इतना ही याद रख लेना। और ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है ना, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम एजुकेशन।
नेक्स्ट देखते हैं भारतवाणी परियोजना। भारतवाणी परियोजना में क्या है? इस योजना का उद्देश्य मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए भारत की समस्त भाषाओं के बारे में एवं भारतीय भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान को एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ये इसका भारतवाणी परियोजना का क्या है? उद्देश्य है कि मल्टीमीडिया के द्वारा क्या करना, भारत की जितनी भी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं उन भाषाओं के बारे में और उन भाषाओं में उपलब्ध जो भी ज्ञान है उसको सब एक ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराना। ये भारतवाणी परियोजना भारत की वाणी परियोजना के नाम से चलाया गया है। ध्येय वाक्य है इसका भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान। यूजीसी की स्ट्राइड पहल, यानी कि यूजीसी की स्ट्राइड पहल में क्या है? यूजीसी ने देश में अनुसंधान की संस्कृति को बढ़ावा देने, अनुसंधान आप जानते हैं आविष्कार है ना, नई नई खोज करना, तो संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु नई पहल शुरू की थी जो स्ट्राइड के नाम से है, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको अच्छे से याद कर लेना, पूछी जा सकती है बिल्कुल। इस टाइप की जो फुल फॉर्म है उनको अच्छे से याद रखना है, जैसे राइज की हो गई अभी बताई थी मैंने ऊपर, और ये स्ट्राइड की है एस फॉर स्कीम फॉर ट्रांस, टी फॉर ट्रांस, और ट्रांस डिसिप्लिनरी ये पूरा टी में ही आ जाता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी, आर से रिसर्च हो गया, फॉर इंडियाज आई से इंडिया हो गया, और डी से डेवलपिंग और ई से इकोनॉमी। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। तो और स्ट्राइड पहल किसने शुरुआत की थी ये भी ध्यान रखना, यूजीसी के द्वारा शुरुआत की गई है। ये एक प्रोजेक्ट है EQUIP है ना, इक्विप, इक्विप के नाम से अगर हम इसको बोलते हैं तो इक्विप जो प्रोजेक्ट है इसका तात्पर्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्नयन और समावेशी कार्यक्रम से। इक्विप से तात्पर्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाली अच्छी शिक्षा देना, उसके उन्नयन से और समावेशी कार्यक्रम से है। भारत में बहुस्तरीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसे वर्ष 2019 से 2024 के बीच लागू किया जाना था। ठीक है, 2019 से लेकर के 2024 के बीच में इसको लागू करना था। डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल, तो ये कुछ पोर्टल है, इनको भी देख लेते हैं। डिजिटल कार्य योजना निगरानी पोर्टल, देश के उच्च शैक्षिक संस्थानों में डिजिटल पहल की निगरानी हेतु यह पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आधुनिक शिक्षा के बदलते वैश्विक स्वरूप के अनुरूप अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों की पहचान करना, है ना। तो ये डिजिटल कार्य योजना निगरानी, निगरानी का मतलब क्या है? उनको पर वो क्या करते हैं? पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं किसका? संस्थानों का, और उनको जो अच्छा होता है पूरे वैश्विक स्वरूप के अनुरूप जो अच्छा प्रदर्शन करता है, जो विश्वविद्यालय या फिर जो सेंटर वगैरह जो भी चल रहे हैं उनकी पहचान करना इसका क्या है? उद्देश्य है। साक्षात, साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। साक्षात क्या है? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल। यह एक पायलट परियोजना, ये ध्यान रखेंगे, जो विद्यार्थियों, शिक्षक और रोजगार में लगे व्यक्तियों या ज्ञान अर्जित करने वालों को जीवन पर्यंत निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करने वाला ये वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल है। इस पोर्टल का जो शुभारंभ है ये कब किया गया था? 30 अक्टूबर 2006 को किया गया था। 30 अक्टूबर 2006 में ही शुरू हुआ था। साक्षात वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल पायलट परियोजना है। ये विद्यार्थियों के लिए भी है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है किसके लिए है? विद्यार्थियों के लिए, शिक्षक टीचर्स के लिए भी है, और जो व्यक्ति अलग से कहीं रोजगार में लगे हुए हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन भर उनको निःशुल्क अध्ययन की सुविधा प्रदान करना, ये इसका क्या है? काम है। साक्षात विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण योजना, है ना। विद्या लक्ष्मी पोर्टल शिक्षा ऋण योजना, तो विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण, ऋण से ही समझ में आ रहा है, मतलब लोन देना पढ़ाई के लिए। जो लोन आजकल आप देखते हैं ना, स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लोन बड़ी जल्दी मिल जाता है और लोन की सुविधा है, तो ये पोर्टल है जो एकमात्र प्रथम पोर्टल है, ये ध्यान रखना है। विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने वाला ये प्रथम पोर्टल है, और यह पोर्टल वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारतीय बैंक संघ के संयुक्त मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा
आर्थिक समस्याओं के कारण बाधित नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चे आगे हायर एजुकेशन वगैरह लेते हैं या कहीं भी उनको कोचिंग लेनी है, कहीं भी पढ़ाई करनी है, कहीं से भी उनको पैसा चाहिए तो वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ये जो विद्या पोर्टल है क्या करता है, उनको लोन की सुविधा करवाता है। दीक्षा पोर्टल, ये दीक्षा पोर्टल क्या है, शिक्षा मंत्रालय ने 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की थी। दीक्षा पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 5 सितंबर को आप जानते हैं जो शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 2017 में इसकी शुरुआत की थी दीक्षा पोर्टल की। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की जीवन शैली को अधिक से अधिक डिजिटल बनाने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित किया जाएगा। इस पोर्टल की टैगलाइन है, मतलब इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मतलब इसकी टैगलाइन है, ये फुल फॉर्म है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर। मतलब अपने टीचरों के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उनको क्या देना, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रशिक्षण वगैरह या फिर इस तरह की, जैसे डिजिटल का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब जो टीचर्स पुराने टाइप के हैं, पुराने तरीक़ों से शिक्षण शैली से वो पढ़ाते हैं, तो उनको नई नई शैलियों से अवगत कराना, ये दीक्षा पोर्टल का उद्देश्य है। औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों को निश्चित समय सीमा में योजनाबद्ध तरीक़ों से इसमें ज्ञान दिया जाता है। यानी कि जैसे स्कूल जाना, बिल्कुल आप जानते हैं डेली एक ही टाइम होता है स्कूल जाने का, टाइम से जाना टाइम से आना। बिल्कुल उसमें जो लेक्चर लगते हैं वो बिल्कुल टाइम टू टाइम लगते हैं, डेली एक ही टाइम होता है, टाइम से ही टीचर आते हैं और टाइम से पढ़ा के चले जाते हैं। तो इसमें समय सीमा से और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसमें क्या दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है। ये होता है औपचारिक, ठीक है। लेकिन जो दूरस्थ शिक्षा होती है, दूरस्थ का मतलब होता है डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब दूर से घर बैठे तैयारी करना है, या फिर आप जानते हैं जो प्राइवेट वगैरह जो जैसे फॉर्म डाल दिए और सिर्फ पेपर दे आए, तो वो होता है दूरस्थ शिक्षा। जबकि जो दूरस्थ शिक्षा है वो क्या है, एक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थियों को खास स्थान पर खास समय के अनुसार एकत्रित होने की बाध्यता नहीं होती। यह प्रणाली कार्य विधियों एवं शिक्षक समय के संबंध में बहुत ही लचीली होती है। मतलब जब बच्चे पढ़ना चाहें इसमें तब पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि हाँ भाई इस टाइम ही तुम्हें पढ़ना है। जेम्स टेलर ने वर्ष 1995 में दूरस्थ शिक्षा की 4 पीढ़ियों का उल्लेख किया है। इसी क्रम में आजकल आप जानते हैं जो दूरस्थ शिक्षा है या फिर कोई भी उसका विकास दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इसी क्रम में अब 5वीं पीढ़ी का आविर्भाव भी हो चुका है। कुछ यहाँ पर हमारे लिए जो और पोर्टल हैं नए नए शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको देख लेते हैं। ज्ञानवाणी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वर्ष 2001 में ज्ञानवाणी की शुरुआत कब की गई थी, 2001 में की गई थी, और इसे एफएम रेडियो चैनल की शुरुआत की गई थी। जो ज्ञानवाणी है वो क्या है, रेडियो चैनल है एक, ये ध्यान रखेंगे, एफएम रेडियो चैनल है। और जो ज्ञान दर्शन है, वाणी आप जानते हैं, वाणी सिर्फ बोलना, और रेडियो होता है वो केवल बोलता है, उसमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन जो ज्ञान दर्शन होता है इसमें क्या होता है, हमें जो कुछ उसमें चल रहा होता है वो सब हम देख भी सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है दर्शन, ठीक है। और वैसे दूरदर्शन भी बोलते हैं टीवी को। तो ज्ञान दर्शन, इन दोनों का आप ध्यान रखना, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन। ये एक ऐसा चैनल है, टेलीविज़न चैनल है ये, जो कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए चलाया गया है। 26 जनवरी 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। विद्यार्थियों के अध्ययन को यह चैनल सरल और सहज बनाता है। मतलब ये एक प्रकार की दूरस्थ शिक्षा ही है कि घर बैठे बच्चे इसका क्या कर सकते हैं, मतलब टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। एकलव्य प्रौद्योगिकी और तकनीक चैनल आईआईटी और इग्नू के मध्य दूरस्थ शिक्षा की एक संयुक्त पहल है। एकलव्य का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। एकलव्य कौन थे, मतलब उन्होंने भी एक इस प्रकार की दूरस्थ शिक्षा ही पाई थी। इसीलिए उनके नाम पर इसका क्या रखा गया है, चैनल का नाम रखा गया है एकलव्य प्रौद्योगिकी, क्योंकि ये क्या है, दूरस्थ शिक्षा का एक माध्यम है, जिसमें ये भी एक चैनल ही है। और इस चैनल की शुरुआत की गई थी 26 जनवरी 2003 को। एकलव्य आप जानते होंगे, जो महाभारत में द्रोणाचार्य का नाम सभी ने सुना होगा, जो कि कौरव और पांडवों के गुरु थे।
और एकलव्य क्या था, एक भील बालक था जो कि द्रोणाचार्य को अपना दिल से गुरु मानता था और उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। लेकिन वो द्रोणाचार्य मतलब इस बंधे हुए थे, क्योंकि वो जो बच्चे थे, जो ब्राह्मण या फिर जो कौरव पांडव थे, उनको ही शिक्षा देते, ब्राह्मण बच्चों को या फिर क्षत्रिय बच्चों को। वो जो निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षा नहीं देते थे, इसीलिए उन्होंने एकलव्य से मना कर दिया था। और बाद में जो एकलव्य था अपने द्रोणाचार्य को गुरु मानकर और उनकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने ही बैठकर उन्होंने धनुर्विद्या वगैरह सीखी थी, शिक्षा ग्रहण की थी, है ना। तो एकलव्य प्रौद्योगिकी आप याद रख लेना, ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है और आईआईटी और इग्नू इग्नू के मध्य, दोनों के मध्य ये एक संयुक्त पहल है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो चलते हैं। और अगर आप कहेंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसे कल बताया था कि आगे वाली जो क्लास है मैं आगे लेके आऊँ या फिर आपको एमसीक्यू ही कराऊँ। मैं पूरे दोबारा से एक बार फिर सारी यूनिट्स का हम देख लेंगे, एमसीक्यू वगैरह करा दूँगी। और जो हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, हिंदी से आप एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको कल से वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। चलते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो।